हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा अभी चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, जिसकी बी एक्सरसाइज अभी तक हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 15 क्वेश्चन किया, अभी आज 16 क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम प्रूव करना दैट द ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो ऑपोजिट एंगल तो हमें पता है, ए का ऑपोजिट क्या है, उसके सामने सी है, डी का ऑपोजिट उसके सामने क्या है, बी है। तो ठीक है, लेकिन हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं पहले भी। सप्लीमेंट्री होता क्या है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है वो दो एंगल जिनका सम 180 हो। क्या हो? कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 होता है वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री। इसी को उल्टा कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है भाई। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या होता है? जिसके एंगल का सम, वो कोई दो एंगल जिसमें 90 डिग्री हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आपको पता होना चाहिए भाई। अब सप्लीमेंट्री के बाद देखिए, अब इसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। इसकी जो ऑपोजिट साइड होती है, ये दो ऑपोजिट साइड्स की होती हैं, इसकी पैरेलल होती है भाई। ए बी हमारी पैरेलल होती है डी सी के। क्या होती है भाई? लिख देता हूं मैं यहाँ, इन ट्रेपीजियम जो हमारी टू साइड्स है, कौन सी? ए बी है जो हमारी, वो क्या होती है भाई? पैरेलल होती है किसके? डी सी के। डी सी के ये पैरेलल होती है हमारी दो साइड। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए अभी यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दो साइड हमें यहाँ पर पैरेलल दी हुई है, क्या दी हुई है? दो साइड अगर हमें पैरेलल दी हैं, तो इसके जो दो साइड ये हैं, ये पैरेलल दी हैं आपको अगर, तो जो ये एंगल होते हैं इनके, क्या होते हैं? ये एंगल होते हैं ये वाले। तो जो हमारे पास यहाँ पर ए बी और डी सी है, इसके अंदर जो ये दो एंगल होंगे ए और डी, ये क्या होंगे भाई? इसके सम 180 होगा। क्या होगा इनका सम? 180। हम पहले भी यूज कर सके हैं भाई ये प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस में एंगल डी होगा जो, वो किसके इक्वल होगा भाई? 180 के इक्वल। ऐसे ही वहां पर उस साइड भी बी, एंगल बी प्लस में एंगल सी है जो, वो किसके इक्वल होगा भाई? 180 के इक्वल। दोनों का रीजन एक ही है भाई, कौन सा? को इंटीरियर एंगल। कौन सा भाई? को इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, ये इनके लिए, दोनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। हम पहले भी यूज कर चुके हैं ये को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी की। जब कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। उसके बाद अब हमारे पास ट्रेपीजियम है जो, वो देख लेते हैं कौन सा है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया भाई। ठीक है, सिंस, यहां पे अब आपने एक लाइन लिखनी है, सिंस वी हैव आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, दैट्स व्हाई सिंस वी हैव आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, सो दैट द बेस एंगल, जो बेस एंगल होते हैं भाई, बेस एंगल आर इक्वल। तो बेस एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, आपको उसको समझाता हूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके। यहां देख लीजिए, आपके पास क्या होता है, ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम मैं ले लेता हूँ ABC ले लेता हूँ। चलो ठीक है, ये एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ आपको मैं, इसके अलावा क्वेश्चन की थोड़ा आपने ये करना नहीं है क्वेश्चन में, बट समझने के लिए ये ABC आपके पास ट्राइंगल है। अब इसकी ये दो साइड इक्वल, अभी आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं। तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल, इस साइड के सामने ये वाला एंगल, तो ये बेस है। BC क्या है यहाँ पे? बेस। तो इसके बेस एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही इसके बेस एंगल क्या भाई? AB है। क्या है इसका बेस एंगल? AB। तो क्या लिखेंगे, ये लाइन लिखने के बाद आपने कौन से एंगल A और B इक्वल होंगे भाई? क्या होंगे यहाँ पे? एंगल A हमारा इक्वल होगा एंगल B का। रीजन मैंने ऊपर लिख दिया भाई कि बेस एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो मैं यहाँ पर A की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? B लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? इस A की जगह पे B लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगल B प्लस में एंगल D इज इक्वल टू 180। B प्लस D इज इक्वल टू 180 हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका भाई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमने यहाँ पर B की वैल्यू पुट की है इज इक्वल टू B, वैसे ही यहाँ पर B प्लस C है ना हमारे पास, यहाँ पे B प्लस C है, मैं यहाँ पर C की जगह पे A पुट कर दूंगा भाई। C की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? यहाँ पे मैं इस C की जगह पे A पुट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, B प्लस D तो हो चुका हमारा, नेक्स्ट वाला B और D तो हो गया हमारा। अब हमने C और A भी करना है, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? A प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180 प्रूव हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये दोनों के दोनों हमारे ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, देख लो ध्यान से, D और B भी हमारे ऑपोजिट एंगल है और A और C भी ऑपोजिट एंगल है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो ऑपोजिट एंगल है उनका सम कितना भाई? 180 डिग्री। यानी कि ये क्या हमारे सप्लीमेंट्री है। जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री होने चाहिए, तो हमारे यहाँ पर सप्लीमेंट्री प्रूव हो चुकी है और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। जो हमें यहाँ पर ABCD दिया भाई, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। E इसका मिड पॉइंट होगा यहाँ पर, E है जो ये लाइन का मिड पॉइंट है भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला इन्होंने कि AB और CE बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल BCD को। ठीक है, जो CE है ना, ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है BCD को। जो CE लाइन है ये इस C पॉइंट को यहाँ पर बाइसेक्ट कर रही है भाई। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि AE इज इक्वल टू का AD के, जो आपका ये AE साइड वाला ये वाला पॉइंट है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़े से इसमें जो गिवन पॉइंट दे रखे हैं उनको यूज करके कुछ रिजल्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या लिखेंगे, बोला है कि जो E है ये वाला पॉइंट है E AB लाइन का मिड पॉइंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बात यहाँ पर कि कोई भी पॉइंट हो, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट बोला है तो इट मीन्स उसको वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि इस E पॉइंट ने इस पूरे AB लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, AE और EB, तो ये दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। पहले तो ये रिजल्ट अभी मिड पॉइंट से क्या लिखोगे आप, AE इज इक्वल टू होगा किसके, EB के। और ये हुआ क्यों है, क्योंकि E क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट है। रीजन में क्या लिखोगे, E इज अ मिड पॉइंट, E यहाँ पर मिड पॉइंट है भाई किसके ऊपर, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन का मिड पॉइंट है ये, ठीक है। आपने यहाँ पे AB लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला रिजल्ट आ चुका है ये, जिसको हमने लिखा है यहाँ से। उसके बाद अब चलते हैं दूसरे रिजल्ट पे। दूसरे रिजल्ट क्या अपने पास, यानी कि गिवन पॉइंट्स में ये वाला एंगल क्या बोल रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आपको कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन, ये हो गया अपना। अब दूसरे रिजल्ट पे CE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BCD को, जो CE लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल BCD को। ये रहा CE लाइन और ये बाइसेक्ट कर रही है C को। देखो BCD ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को बीच में से डिवाइड कर रही है ये लाइन दो इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब समझ लेते हैं एक बार वापस। ये हमारे पास कोई एंगल है, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल है। अगर इसके बीच में से कोई लाइन निकलेगी ना, ये लाइन निकलेगी, इस एंगल का नाम एक, इसका नाम दो हो गया, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा भाई। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी एक एंगल को जो दूसरी लाइन होती है वो बीच में से कट करेगी तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इट मीन्स यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये और ये। तो नाम क्या है इसका भाई, BC और E। एक तो एंगल है BCE, एंगल BCE हमारा इक्वल होगा एंगल किसके, ऊपर वाले का क्या नाम रखोगे, ECD रख लो, चलो ठीक है, ECD, ठीक है भाई। ये हुआ है हमारा इक्वल पार्ट में डिवाइड। इसका रीजन भी चाहे तो लिख सकते हो आप यहाँ पर कि जो एंगल जो CE लाइन है, CE बाइसेक्ट किसको कर रही है, बाइसेक्ट एंगल BCD को, जो यहाँ पे लिखी थी ना लाइन वही लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंगल BCD को बाइसेक्ट किया, दैट्स वाई हमने ये लिखा है यहाँ पर। अब ये थे हमारे गिवन स्टेटमेंट से कुछ रिजल्ट हम जो निकाल लिए यहाँ पर। अब क्वेश्चन करते हैं भाई यहाँ पर शुरू। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर बोला था कि जो CE है, ठीक है, अब ये दोनों के दोनों इक्वल पार्ट है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के क्या भाई यहाँ पे ऑल्टरनेट है, क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल CEB, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल CEB हमारा, CEB किसके इक्वल होगा, एंगल ECD के, किसके, एंगल ECD के। रीजन में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। हमने ये लिख दिया यहाँ पे। मैं वापस बता देता हूँ मैंने क्या किया है। ये वाला एंगल है ना, इस लाइन के इस साइड वाले एंगल के ऑल्टरनेट है। मैंने आपको पहले बताया था अगर एक एंगल इस साइड हो एक एंगल इस साइड हो तो इट मीन्स वो ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, जो एंगल अपना CEB वाला एंगल है ये हमारे ECD के इक्वल है, और ECD की वैल्यू क्या है भाई, ये रही BCE, क्या है, ECD की वैल्यू BCE है। तो हम यहाँ ECD की जगह पे क्या रख देंगे, BCE रख देंगे। तो ये तो एज इट इज रखना आपने, CEB हमारा इक्वल होगा किसके, ये हो जाएगा इसके BCE के, एंगल BCE के। अब BCE और ECD कौन सा है, देखो अब ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहां से चलते हैं हम अपने मेन चीज पे, जो थी हमारी बेस एंगल वाली लाइन, जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी समझा था बेस एंगल के बारे में। ये कोई ट्रायंगल है, मैं आप अलग से समझा रहा हूं आपको। ये कोई ट्रायंगल है, इसके ये बेस एंगल इक्वल है, एक ये एंगल एक ये एंगल। बेस यानी कि जो बेस लाइन पे बने, निचले वाली लाइन पे बनते हैं ना जो एंगल, उनको बुलाते हैं हम बेस एंगल, ठीक है भाई। तो ये बेस एंगल इक्वल होते हैं भाई, ठीक है। अब इस एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड, ये दोनों साइड भी इक्वल होती है भाई। क्या होती है, ये साइड भी इक्वल। तो यानी कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल एक दूसरे के, तो इट मींस इसके आमने सामने वाली साइड ये साइड और इसके सामने ये साइड, ये दोनों की दोनों साइड कौन सी, EB और BC साइड इक्वल होंगी भाई। क्या होंगी, EB और BC साइड इक्वल होंगी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, जो EB साइड है क्या है, EB साइड है वो किसके इक्वल होगी भाई, BC के इक्वल होगी। किसकी होगी, BC की। रीजन में यहां पर क्या लिखोगे आप, हाँ भाई रीजन में क्या लिखोगे यहाँ पे कि
इक्वल एंगल, यहाँ पे देखो मैं रीजन बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे समझा देता हूँ वापस मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ये एंगल के सामने वाली ये साइड और इस एंगल के सामने वाली ये साइड इक्वल होगी। इक्वल एंगल हैज एन अपोजिट इक्वल साइड्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल एंगल होंगे जो, इक्वल एंगल हैज एन इक्वल अपोजिट साइड, कि इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड होंगी वो भी क्या होंगी भाई, यहां पर इक्वल ही होंगी। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा है कि जो इक्वल एंगल है उसकी यहां पर इक्वल अपोजिट साइड होगी भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है यहां पर। अब हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि ये दोनों साइड इक्वल है। अब ये वाली साइड है जो बीसी साइड है ना, बीसी साइड होगी जो हमारी वो ए डी साइड के इक्वल होगी भाई। यहां पर ये रीजन क्यों है ये भी लिख लेते हैं पहले, यहां पे एक बता देता हूं आपको। जो बीसी साइड है भाई यहां पर वो इक्वल होगी किसके, ए डी साइड के, ए डी साइड के। रीजन क्या भाई यहाँ पर बी सी ए डी के इक्वल क्यों है, क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड दी हुई है ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इट मींस यहाँ पे इक्वल है। अब हम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। देखिए क्या करेंगे वैल्यू पुट। सबसे पहले तो हमें ऊपर ये दिया था ना ये वाली साइड, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे हमें यहाँ पे क्या गिवन है। अब देखिए ई बी साइड है और बीसी साइड है। बीसी हमारी किसके इक्वल होती है भाई, देखेंगे यहाँ पे बीसी साइड है हमारी जो यहाँ पर ये वाली, ये इसकी वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, बीसी की वैल्यू आई है एडी, और ईबी साइड की वैल्यू क्या आई भाई यहाँ पे देखिए, ईबी हमारी किसके इक्वल होगी, ईबी होती है एई के इक्वल। किसके इक्वल भाई, एई के। तो मैं पहले यहाँ पर ईबी की वैल्यू किसके इक्वल पुट करूंगा, एई के इक्वल, एई के इक्वल इज इक्वल टू, उसके बाद बीसी किसके इक्वल है भाई यहाँ पर अपने पास, बीसी इक्वल है भाई अपने पास यहाँ पर एडी के इक्वल। बीसी की वैल्यू क्या है, एडी, बीसी की वैल्यू है एडी। और ये देखिए ए इज इक्वल टू एडी प्रूव हो गया, जो कि हमारा पहला पार्ट था। अब मैं ग्राफ इसमें समझाता हूँ, डायग्राम में क्या किया हमने यहाँ पर। ये दो साइड इक्वल है भाई, ये साइड और इस साइड के इक्वल है। ये इस साइड के इक्वल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों साइड इक्वल होगी। अब हमने क्या किया है, हमने प्रूव करना है ये और ये इक्वल है। अब जो ये वाला पार्ट होगा, अब ये और ये तो इक्वल हो गए हैं, अब जो ये वाला पार्ट है हम इसके इक्वल पुट कर सकते हैं और इस बीसी साइड को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर किया है। BC और AD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। BC की वैल्यू यहाँ पर EB थी तो हमने BC की वैल्यू को EB ले लिया है, और AD था जो हमारे पास वो BC के इक्वल था यहाँ पे, तो BC इक्वल टू AD हो गया। ठीक है, और EB की वैल्यू शुरू में देखिए यार, EB की वैल्यू हमने AE यहाँ पर पुट कर दी है भाई नॉर्मली। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरीके से पहला पार्ट प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सेकंड छोटा सा ही पार्ट है ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर लिया है इसका सोल्व। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला आपको, DE बाइसेक्ट कर रहा है AD को, जो DE है वो बाइसेक्ट कर रहा है AD को। अब आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इट मींस इनके जो बेस एंगल होंगे भाई वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल साइड है ना, पहले ही लिख लेते हैं यहाँ पे। AE इज इक्वल टू क्या निकला अपना, ED निकला है। यहाँ पे देखिए AE हमारा है जो किसके इक्वल निकला, वो ED के निकला है। ठीक है, तो साइड इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, AED एंगल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, AED इज इक्वल टू एंगल किसके इक्वल है भाई, दूसरा ADE के, ADE के। रीजन में आप क्या लिख सकते हो, ये वाला लाइन लिख सकते हो, बस यहाँ पे इक्वल एंगल की जगह पे यहाँ पे इक्वल साइड लिख देना। इक्वल साइड हैज एन इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन लिख देनी है आपने, बस इसमें यहाँ पे क्या कर देना है, एंगल की जगह पे साइड कर देना है, और इक्वल अपोजिट यहाँ पे साइड आएगा भाई, सॉरी मैंने इक्वल लिखा हो ना, साइड आ जाएगा यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख देना है साइड। ठीक है, और इस साइड की जगह पे इसमें यहाँ पर लिखोगे तो एंगल लिख देना है, क्या लिख देना है, एंगल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब ये इक्वल एंगल हो गए। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला एंगल है भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाला एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं क्या करूंगा, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लिख दूंगा, रीजन में लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, AED जो होगा अपना एंगल AED होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल EDC के। किसके भाई, EDC के। रीजन में क्या दोगे आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना है यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन आपने देना है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये लिखने के बाद फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे AED की वैल्यू क्या आई आपकी, या ये AED की वैल्यू, इस AED की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। AED की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या ये EDC आई है, तो यहाँ पे लिख दिया आप EDC इज इक्वल टू हो जाएगा किसको भाई, ADE के, ADE के। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए। कौन कौन से एंगल इक्वल करे मैंने यहाँ पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। और मैंने आपको बताया था जब कोई भी लाइन
जैसे यहाँ पर डीई लाइन है, क्या कर रही है वो, दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये जो डीई लाइन है वो एडीसी को क्या कर रही है, दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ये अब ये दोनों एंगल इक्वल इट मींस ये बाइसेक्ट हो रहे हैं भाई, क्या हो रहे हैं, ये बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो आपने ये लिख के लाइन और ये लिख देना डायरेक्ट कि जो डीई लाइन होगी, डीई जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको भाई, बाइसेक्ट एंगल ए डी सी को, ठीक है। और यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है जो सेकंड पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड को यहाँ पे कर लेते हैं हम। अब ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पहले वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे भाई यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है अपने पास भाई, यहाँ पर जो कोइंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। देखिए अब एंगल ए डी सी कौन सा ले रहा हूं मैं, एंगल ए डी सी प्लस में एंगल बी सी डी, कौन सा एंगल बी सी डी इज इक्वल टू किसके होगा भाई, 180 के इक्वल होगा। रीजन में वही लिख देना आपने लाइन जो मैंने बोली है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख देना आपने। उसके बाद अब क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी। रीजन में क्या लिखोगे यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। बोथ साइड हमने 2 से डिवाइड किया है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, हाफ कर रहा हूं, इस पूरे एंगल का हाफ कर रहा हूं, तो यानी कि आधा करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, अंदर वाला, बाहर वाला भी आ सकता है बट हम अंदर वाला ही लेंगे ये, क्योंकि हमें इस फिर में फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर एक, ठीक है। तो मैं हाफ करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, ई डी सी आ जाएगा, ये वाला आधा पार्ट आ जाएगा, आधा छोड़ देंगे हम इसमें, ई डी सी प्लस में, अब इसका भी हाफ करेंगे तो भी अंदर वाला लेंगे, ई सी डी, कौन सा भाई यहाँ पे आ जाएगा, ई सी डी इज इक्वल टू 180 का हाफ करेंगे तो 90 आ गया, कितना आ गया भाई, 90 आ गया। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि इसका आगे यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल ले रहा हूं डी ई सी, कौन सा, इन ट्राइंगल डी ई सी। तो इन ट्राइंगल के अंदर हम क्या करते हैं, तीनों एंगल का सम करेंगे भाई, कौन कौन से तीनों है, एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला, एक ये वाला। तो पहले मैं लिख देता हूँ ये दो एंगल जो हमारे हैं, क्या क्या नाम है उनका, एक तो है ई डी सी और एक है ई सी डी, और प्लस में ये वाला कौन सा भाई, ये वाला डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू, तीनों एंगल का सम कितना हो गया भाई, 180 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इन दो एंगल की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, ये रही फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इन दोनों की वैल्यू कितनी है भाई, 90 है, कितनी है 90, तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी इन दोनों की जगह पे वैल्यू 90, प्लस में एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180। अब ये 90 प्लस को सट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डी ई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 180 माइनस में 90। अब 180 से 90 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा भाई, डी ई सी बच जाएगा आपका 90, कितना बच जाएगा भाई, 90 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, ये वाला। तो जो डी ई सी होगा ना वो 90 बच जाएगा, ठीक है भाई। यहां पर हमने इसके तीनों पार्ट कर लिए हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूं आपको क्या क्या किया हमने। तो सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, जो हमें वैल्यूज दी हुई थी, मिड पॉइंट क्या होता है, बाइसेक्टर क्या होता है, उनका यूज करके इक्वालिटी होल्ड कर ली थी हमने, दोनों एंगल ये साइड इक्वल हो गई थी। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल इक्वल कर लिए थे। एंगल इक्वल होते हैं तो उनकी साइड भी इक्वल होती है अपोजिट, तो ये साइड अपोजिट हो गई थी। साइडों का यूज करके, ये वाली साइड का यूज करके और इस तीनों साइडों का यूज करके हमने प्रूव कर दिया था पहला पार्ट, ये वाला। दूसरे में बाइसेक्ट में क्या होता है करना, बाइसेक्ट हम कब कर सकते हैं किसी भी चीज को, कि जब वो इक्वल एंगल को होल्ड करे। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए थे ना, तो इसका मतलब बाइसेक्ट हो रखी है, बीच में से कटे हुए हैं दोनों एंगल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस चीज का यूज करके प्रूव कर दिया। और थर्ड वाला हमने तीनों एंगल का सम प्रूव कर दिया भाई, उससे पहले हमने दो की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर P और Q आपके पॉइंट है, कोई भी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको, डायगोनल BD को, ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। प्रूव करना है कि आपका CQ है जो पैरेलल होगा AP के, जो हमारे पास CQ ये वाला लाइन है वो AP के पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल कब होगा, अगर ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सा, APCQ, जो APCQ है भाई, जो मैंने APCQ लिखा है, इसको हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल है, हमें इसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा देना है और इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करने चाहिए इक्वल पार्ट पे। डायगोनल कौन से है भाई, जो AC है, इसका AC डायगोनल है वो इक्वल होना चाहिए, AC डायगोनल और PQ कौन सा भाई, PQ डायगोनल होगा जो जिसके अंदर इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, AO इज इक्वल टू OC और PO इज इक्वल टू OQ। तो ये प्रूव करना हमने, बस इसमें स्टार्ट करते देखते हुए कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन है वही लिख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा आपको कि जो P एंड Q आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, P और जो Q पॉइंट है वो ट्राइसेक्शन है, ठीक है। डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD।
ABCD आपका पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो यानी कि इसके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इक्वल पार्ट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे AO इज इक्वल टू होगा OC के। तो क्या लिखोगे आप, जो AO है वो किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पर OC के इक्वल होगा। किसके होगा, OC के इक्वल होगा। AO इज इक्वल टू OC, और साथ ही साथ नीचे क्या लिखेंगे साइड, BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD। आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है भाई, डायगोनल इक्वल होते हैं, इंटरसेक्टेड पार्ट पे डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये गिवन है। रीजन में आप लिख सकते हो कि जो ABCD है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है इसलिए हमने ये चीजें लिखी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या बोला स्टेटमेंट में, P और Q पॉइंट है ट्राइसेक्शन के। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 भागों में बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में, P और Q। तो देखिए यहाँ पे P और Q, तो क्या करेंगे यहाँ पे BP, 3 पार्ट बनाएंगे इसके, BP इज इक्वल टू किसके होगा भाई यहाँ पे PO के, सॉरी PQ के इज इक्वल टू, और उस साइड होगा DQ। तो यानी कि जो पूरी लाइन है ना, ये BD लाइन है पूरी, ये 3 भागों में बटी हुई है। कहां से कहां तक, BP, P से Q और Q से D। ठीक है, तो BP, PQ और QD ये 3 पार्ट हो गए। यहाँ पर तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे भाई ये, क्योंकि जो लाइन है मैं रीजन लिख देता हूं क्यों इक्वल है, क्योंकि P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। BD लाइन का ट्राइसेक्शन ऑफ BD लाइन, यहां पे लिख दिया मैंने ऑफ BD लाइन सेगमेंट, कि BD लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन हुआ, दैट्स वाई ये तीनों पॉइंट एक दूसरे इक्वल है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए हमें बनाना है ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पूरा जो OB है, क्या है, OB में से मैं PB माइनस कर दूंगा। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, OB माइनस में PB इज इक्वल टू, अब यहां पर मैंने बनाना है OQ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे OD में से अगर मैं ये इतनी लाइन माइनस कर दूं DQ, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे OD माइनस में DQ। अब देखिए OB माइनस PB करते हैं, OB में से मैं PB ये माइनस कर रहा हूं, ये पूरी लाइन है भाई, मैं यहां पे थोड़ा सिंपल बना के दिखा रहा हूं आपको, OB और P। तो मैं क्या करता हूं, पूरी लाइन में से OB में से अगर मैं ये इतना पार्ट माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना OP। तो यहां पर ये क्या बचेगा, OP बच जाएगा भाई, इज इक्वल टू ऊपर क्या बच जाएगा, OQ बच जाएगा। देखो अब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल के, APCQ में। अब ये तो है, और AOC इक्वल टू हमें गिवन है, AO इज इक्वल टू OC हमें क्या यहां पर गिवन है भाई, क्या ये गिवन हो जाएगा। यहां पर रीजन में लिख सकते हो आप, गिवन है तो स्टार्टिंग में लिखा ना, ये रहा AO इज इक्वल टू OC, ABCD का पैरेललोग्राम था इसलिए गिवन है। तो अब ये दोनों इसके क्या हो गए, जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहां पे एक लाइन लिखनी है आपने, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या कर रहे हैं भाई, बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, दैट्स वाई ये क्या है, इक्वली तो है ये। अगर डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, तो इट मींस जो APCQ होगा, सो दैट जो ABCP होगा, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट मींस APCQ के पैरेलल हो जाएगा भाई। क्या लिख देंगे यहाँ पे, जो CQ है या AP है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम है तो उसकी साइड्स तो पैरेलल होंगी ही, तो CQ पैरेलल हो जाएगा AP के, जो हमने प्रूव करना था भाई, और ये चीज प्रूव करनी थी। सिंपल है बिल्कुल। मेनली भाई इस क्वेश्चन में हुआ क्या, एक बार बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना भाई, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, क्वाड्रिलेटरल कर रहे हो, तब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, जब तक आपको नहीं पता होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर पता है कि प्रॉपर्टी क्या लग रही है इसमें, कि APCQ को अगर यहाँ पर CQ है PA के पैरेलल करना उसे, तो कब हो सकता है कि वो पैरेललोग्राम हो। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में ही पैरेलल होती है साइड। ठीक है, अब पैरेलल है तो उसके लिए हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, और पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी यूज होगी आपकी, वो होती है यहाँ पर कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो आपस में कट करते हैं, एक इंटरसेक्टेड पॉइंट करते हैं, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इंटरसेक्टेड पार्ट उसका OQ इज इक्वल टू OP हो जाएगा, और यहाँ पर AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। तो मैंने यही कर दिया यहाँ पे देखो,
ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। अब ये दोनों इंटरसेक्टेड पार्ट एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इट मींस क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम हो गया तो हम इसकी साइड्स को पैरेलल लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर इन दैट जॉइनिंग फिगर एबीसीडी, आपको एबीसीडी फिगर दी हुई है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। यहाँ पर ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई दोनों डायगोनल ए सी और बी डी। उसके बोला बाद क्या कि जो लाइन सेगमेंट है भाई आपकी ई ओ एफ इज ड्रॉन टू मीट ए बी एट ई और एफ पॉइंट पे। एक लाइन सेगमेंट खींची गई है यहाँ से ई और एफ पे जो मीट कर रही है। प्रूव क्या करना हमने, ओ ई को प्रूव करना ओ एफ के इक्वल, यानी कि जो ये साइड ओ ई साइड है इसको हमने ओ एफ साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना भी, जिसको मैंने अभी मार्क किया है। तो ट्राइंगल का नाम क्या भाई, ए ओ ई है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए ओ ई। एक तो अपने पास ट्राइंगल ए ओ ई है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, ट्राइंगल ए ओ ई के बाद हमने क्या लेना भाई, ये दूसरे वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी ओ एफ, ठीक है भाई, एंड ट्राइंगल सी ओ एफ आपने यहाँ पे लेना है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपने क्या करना है भाई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ट्राइंगल एओई को और ट्राइंगल सीओएफ को। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम इनकी किसी भी साइड्स को इक्वल कर सकते हैं बाय यूजिंग सीपीसीटी, ठीक है भाई, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल वाली लाइन यूज करके। तो सबसे पहले इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढते हैं भाई। एक तो ध्यान से देखिए, हाँ यहाँ पे हमारे पास एंगल्स इक्वल हो गए। एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा भाई। रीजन क्या देंगे, ऑल्टरनेट नहीं अपोजिट वर्टिकल एंगल दे देते हैं, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट हो जाते हैं ये। तो नाम क्या भी एंगल का, एंगल ए ओ ई। क्या नाम है भाई, एंगल ए ओ ई होगा जो, वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल सी ओ एफ के, सी ओ एफ के। रीजन में आप क्या देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देना आपने यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे भाई। क्या होंगे ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये लाइन लिखने के बाद फिर आपने दूसरी वाली चीज ढूंढनी है। अब देखिए यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा। क्या होगा यहाँ पे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि हमारे पास पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो बाइसेक्टेड पार्ट होते हैं डायगोनल के वो इक्वल होते हैं भाई, ठीक है। तो आपने ये लिख देना है, गिवन है तो आपका क्या है, ये गिवन ही मान के चलो इसको, तो क्योंकि जहां पर भी पैरेललोग्राम बोलते हैं वहां पे ये चीज गिवन ही होगी। उसके बाद फिर बोल रहा है यहाँ पर ये वाला एंगल भाई, कौन सा, जिसको मैं भी मार्क कर रहा हूं, ये वर्टिकली। तो दूसरा हो चुका अपना, ये हो जाएगा अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। नाम क्या होगा इसका, ओ ए ई, एंगल ओ ए ई। ओ ए ई वो किसके इक्वल होगा भाई, वहां पर एंगल ओ सी एफ के इक्वल होगा, एंगल ओ सी एफ के। रीजन में आप क्या देखे हो यहाँ पे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है भाई। आपका ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो चुका है। उसके बाद आपने क्या लिखना है भाई, देखो अब एंगल साइड एंगल हो गया ना हमारे पास क्राइटेरिया, तो लिखोगे आप। तो ट्रायंगल एओई किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पे ट्रायंगल, सॉरी इक्वल बोल रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, सीओएफ के, सीओएफ के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके तो इसके किसी भी पार्ट्स को, साइड्स को हम इक्वल लिख सकते हैं। कौन सी साइड है भाई, यहाँ पे ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। रीजन में क्या लिखोगे भाई आप, सी पी सी टी, ठीक है भाई। तो आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ओ इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एफ, और यहाँ पे सी पी सी टी यूज कर लिया आपने इनको कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कभी भी किसी भी ट्रायंगल के पार्ट्स हमें इक्वल करने हो तो आपको उनके बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, उसके बाद डायरेक्ट आप लिख सकते हो ओ इज इक्वल टू ओ एफ सीपीसीटी का यूज करके। ये कॉन्ग्रुएंट हुए भाई। यहाँ पर इसके लिए आपने क्राइटेरिया भी लिखना होगा। यहाँ पर क्राइटेरिया क्या लिख दोगे आप, एंगल साइड एंगल। देखो पहले एंगल हुआ फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे यूज हुआ आपका भाई, ठीक है। इसका यूज करके आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। उसके बाद आपने लिखा है इसको इक्वल कर सकते हैं सीपीसीटी की तरह। हाँ, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमें आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच साइड ऑफ आ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। हर एक साइड है जो रोम्बस की 10 सेंटीमीटर है, यानी कि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है भाई। तो ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10 होगा और ये भी हमारे पास 10 होगा। सारी साइड इक्वल है तो सारी साइड 10-10 हो जाएंगी। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर इज 16 सेंटीमीटर। और इनमें से कोई भी एक डायगोनल जिसकी पूरी लेंथ 16 है, यानी कि इस साइड भी 8 और इस साइड भी 8, हाफ कर दिया ना मैंने, 16 थी ना टोटल, तो 8 इस साइड है 8 इस साइड है, ठीक है भाई। तो बोला कि आपको यहाँ पर निकालने के लिए फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल की लेंथ निकालो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो गिवन वो लिख देते हैं भाई। हमें रोम्बस दिया तो सारी साइड इक्वल होंगी। कौन कौन सी, ए बी इज इक्वल टू होगा किसके भाई, बी सी के, इज इक्वल टू होगा किसके, सी डी के,
और AD के, सारी साइड कितनी दी है भाई 10 दी है। उसके बाद डायगोनल AC हमें कितना दिया भाई यहाँ पर 16 दिया, जिसको हमने डिवाइड कर लिया भाई AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 8 हो जाएंगे, ठीक है, आधा इस साइड आधा उस साइड, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये है हमारे पास 90, इंटरसेक्ट करते हैं ना 90 डिग्री पे। तो अब ये हमारे पास है यहाँ पर क्या भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या हमारे पास बेस है, ये हमने क्या निकालना, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो। तो यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, हाइपोटेन्यूज h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, b का मतलब बेस का स्क्वायर, p का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, h क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज AB है तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू b बेस कितना भी अपना 8 वाला यानी कि OA का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर क्या भाई अपने पास OB का स्क्वायर। अब इन सभी की वैल्यू देखो, AB की वैल्यू में 10 दी है तो 10 लिखो यहाँ पे, 10 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे इज इक्वल टू OA हमें क्या दिया भाई 8 दिया तो 8 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे, प्लस में OB हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रख लो OB का स्क्वायर। अब देखिए सोल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, प्लस में OB तो हमें निकालना तो उसको एज इट इज लिखते हैं। 64 प्लस के साइड आगे माइनस कर देंगे भाई, तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी OB स्क्वायर की 100 माइनस में 64 इज इक्वल टू कितना बचा भाई 36 बच गया। अब OB कितना हो जाएगा अपने पास, 36 के साइड आगे रूट हो जाएगा, तो 36 का रूट क्या होता है भाई 6 होता है। तो OB होगी जो हमारी लेंथ वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ये 6 आई है तो इट मीन्स ये भी कितनी होगी 6 होगी, ठीक है ना। तो OB किसके इक्वल होगा भाई OD के इक्वल होता है, और OB और OD दोनों की वैल्यू कितनी आई भाई 6 आई है। तो टोटल BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, डबल होता है 6 गुना में 2 तो 12, कितनी है भाई 12। तो ये टोटल होगा जो हमारे पास ये पूरे का पूरा डायगोनल BD, उसकी लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर भाई, कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए भाई आपको क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, हमने ये बताना है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्या हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर क्या होते हैं सारे एंगल इक्वल होते हैं 90-90, और रेक्टेंगल में भी होते हैं, तो ये ट्रू होगा भाई, क्या होगा अपना ये ट्रू स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, क्या हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकती है, हाँ भाई स्क्वायर की सारी साइड ऑल साइड क्या होती है भाई इसकी इक्वल होती हैं, क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और रोम्बस की भी क्या होती हैं इक्वल होती हैं, दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा ट्रू होगा। उसके बाद एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्या एवरी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है भाई, ये भी ट्रू होगा। ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि यहां पर बोला है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और 90 डिग्री एंगल होता है भाई, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, यहां पर भी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, तो ट्रू होगा। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, क्या हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, ये नहीं होगा भाई, क्योंकि पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, बट रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रोम्बस इज स्क्वायर, क्या हर एक रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, बट एंगल इक्वल नहीं होंगे भाई, यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जो, दैट्स व्हाई ये क्या होगा भाई यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा भाई, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, बोला है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, डायगोनल है जो पैरेललोग्राम के वो इक्वल नहीं होते हैं भाई, ये हमारा फॉल्स होगा। डायगोनल है जो पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट तो करते हैं, बाइसेक्ट होने के बाद उनके पार्ट इक्वल होते हैं, बट वैसे इक्वल नहीं होते हैं वो, ठीक है, तो इसलिए भी क्या होगा फॉल्स होगा। एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर बनाकर, ये कोई डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल नहीं है, बट इसके जो पार्ट्स होंगे ये और ये पार्ट्स डिवाइड होने के बाद पार्ट इक्वल होते हैं, वैसे इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए फॉल्स है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी फॉल्स होगा भाई, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करता ये राइट एंगल पे। तो हमने यहाँ पे पहले ये और ये तो ट्रू होंगे, बाकी सारे हमारे इसमें फॉल्स हुए हैं। और ये हमारा था भाई 17B एक्सरसाइज, यानी कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी क्वाड्रिलेटरल की, हमने आज कंप्लीट कर लिया, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया भाई। इसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जितना उसके भी इस चैप्टर को या फिर जितनी वीडियो अपने चैनल पे अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।